आज की कहानी एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन के नायाब तरीके पर है। कई बार होता है, हम लोग अक्सर सोचते हैं कि ये पुलिस, सीबीआई, जासूस, आईबी, रॉ, इसमें जो लोग काम करते हैं वो कैसे लोग होते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है, वो क्या सोचते हैं, कैसे एक केस को किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे केस को सॉल्व करते हैं। मेरे जहन में भी ये सवाल हमेशा रहा कि एक जासूस कैसा होता होगा, वो किस तरीके से बात करता होगा, कैसे सोचता होगा, कैसे चलता होगा, कैसे खाता होगा, कैसे घर में रहता होगा। एक पुलिस अफसर, उसकी रूटीन क्या होती है। ये सारे सवाल लगभग जहन में हर एक के होते हैं। धीरे धीरे चूँकि इस फील्ड में रहा, तमाम लोगों से मिलने का मौका मिला, हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग एजेंसियों के लोगों से मिलने का मौका मिला, तो फिर एक चीज़ समझ में आती है। इवन ये बात चाहे क्रिमिनल या टेररिस्ट हो, उनके ऊपर भी लागू होती है कि सब होते हमारे और आप जैसे ही आम इंसान हैं, वैसे ही बात करते हैं, वैसे ही सोचते हैं। फ़र्क सिर्फ एक बड़ी बारीक सी होती है, इनके देखने का नज़रिया। एक केस या एक कोई ऐसी चीज़ जिसको हम आप देखते हैं अपनी नंगी आंखों से, वो भी देखते हैं वैसे ही, लेकिन हमारी नज़रों में और उनकी नज़रों में कुछ फ़र्क होता है, और यही फ़र्क उन्हें बाकी लोगों से अलग कर देता है। या कई बार जो जहन उनका सोचता है या केस को देख के हमारा दिमाग जो सोचता है, उसमें भी फ़र्क होता है, और सोच का ये फ़र्क भी कई बार उन्हें हम सबसे अलग कर देता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की ऐसी न जाने कितनी कहानियाँ हैं जिसमें किसी एक अफसर ने अपना दिमाग लगाया, नए तरीके से सोचा और केस सॉल्व कर दिया। हम आप कई बार ये बात करते हैं कि जो बहुत सारे क्राइम होते हैं, मर्डर, रेप, डकैती, कई बार गुस्सा भी आता है कि पुलिस सुलझा नहीं रही है, क्योंकि उसमें बड़े सारे पेचो-खम होते हैं, इतना उलझा हुआ केस होता है कि उस तक पहुंचना, उसे सुलझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। और ऐसे न जाने कितने केस कि जिसने ज़हीन दिमाग पुलिस अफसरों की, जासूस की, इन लोगों तक की, इवन सीबीआई के अफसरों की भी दिमाग की चूल्हें हिला दी, और वो सही कातिल तक नहीं पहुँच पाए या सही मुजरिम तक नहीं पहुँच पाए। ये सारी कहानी सुनाने से इसलिए मैं पहले आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो पुलिस या बाकी इस तरह की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियाँ होती हैं, वो भी इंसान हैं। तो ये मान के चलिए कि जब एक केस उनके पास भी आता है तो वो किस तरीके से उसे देखते हैं, सोचते हैं और क्या करते हैं। हमारे आसपास से ही चीज़ें उठाते हैं और उसी हिसाब से लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। कुछ बार कामयाबी मिलती है, कई बार नाकामी मिलती है। आज की कहानी दिल्ली की है। एक चलती ट्रेन में एक कत्ल की कहानी है, और इस कत्ल के बाद जो कुछ होता है वो बड़ा पेचीदा था, क्योंकि पुलिस के हाथ खाली थे। कोई सबूत नहीं, कोई विटनेस नहीं, कोई ऐसे निशान नहीं, कोई ऐसी पहचान नहीं जिससे कातिल तक पहुंचा जा सके। और इस अंधेरे एक तरह से केस को, एक ब्लाइंड केस को सुलझाना एक चुनौती थी। दिल्ली में आप बहुत सारे लोग जो जानते होंगे, बहुत सारी लोकल ट्रेनें चलती हैं जिसको शटल भी कहते हैं, ईएमयू भी कहते हैं, जो दिल्ली और एनसीआर के आसपास के इलाकों को जोड़ती है, जैसे दिल्ली, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, साहिबाबाद, हापुड़, मेरठ, ये फरीदाबाद, गुरुग्राम। तो ऐसी कई ट्रेनें हैं जो चलती हैं, और ये सारे लोकल होती हैं। जैसे मुंबई में लोकल ट्रेन है, वहाँ की लाइफ लाइन। तो दिल्ली में हालांकि लोकल ट्रेन उस तरीके से लाइफ लाइन नहीं है। शायद उसकी वजह यह है कि दिल्ली की जो लोकल ट्रेनें हैं, जो स्टेशन है, स्टेशन से एक शख्स के घर की दूरी या फिर उस स्टेशन से उतरकर उसको अपने मंदिर तक पहुंचने के लिए फिर एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। शायद उस वक्त जो दिल्ली की ईएमयू और लोकल ट्रेनें बनी थी, वो इतना सोच कर नहीं कि आबादी आगे इतनी बढ़ेगी और मुश्किल होगी। तो यही वजह है कि लोकल ट्रेनें इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई दिल्ली में, जितना कि मेट्रो हुई या फिर बसें हैं जो वो चलती हैं। लेकिन लोकल ट्रेन आज भी है दिल्ली में, ईएमयू, शटल, ये सारी आज भी चलती हैं। ये कहानी ऐसी एक ईएमयू की है। ये ट्रेन दिल्ली से हापुड़ के रूट पे चला करती थी, लोकल ट्रेन थी। बात सन 2000 की है, 2000 की। ऐसी एक ईएमयू शटल दिल्ली से चलती है हापुड़ के लिए। गाज़ियाबाद जब ये ट्रेन पहुंचती है तो अचानक पुलिस को फ़ोन आता है कि इस लोकल ट्रेन की एक बोगी में एक शख्स की लाश पड़ी है, उसके जिस्म से खून बह रहा है, और ऐसा देख के लगता है कि उसको चाकू मारा गया है। खबर मिलते ही पहले रेलवे पुलिस की टीम पहुंचती है, मामले को देखती है, जांच करती है। इसके बाद लोकल पुलिस को खबर किया जाता है। उस वक्त जो ज्यूरिडिक्शन था इस गाज़ियाबाद के आसपास के इलाके का, वहाँ की पुलिस इसके बाद रेलवे स्टेशन पहुँचती है। तब सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार शर्मा हुआ करते थे। ये केस उनको सौंपा जाता है कि आप इसकी इन्वेस्टिगेट कीजिए। मौके पे जाने के बाद लाश की तलाशी ली जाती है, कंपार्टमेंट की तलाशी ली जाती है। कई चीज़ें मिलती हैं, जिससे पहली चीज़ ये पता चलती है कि मरने वाले का नाम संदीप है, और संदीप गाज़ियाबाद का रहने वाला है। इसके बाद उसका पता मिलता है, उसके घर वालों को खबर की जाती है, घर वाले आते हैं। उसके बाद लास्ट पोस्टमार्टम के बाद
घर वालों को सौंप दिया जाता है। पुलिस अपनी जांच को अब आगे बढ़ाती है। लाश से कोई ऐसी चीज़ और नहीं मिली जो कि कत्ल या कत्ल की वजह या कातिल का सुराग दे सकती थी। कंपार्टमेंट से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती है जो कत्ल या कातिल या कत्ल की वजह की कोई सुराग या सबूत दे दे। 2000 में मोबाइल का चलन उतना नहीं था, ये सिर्फ अमीरों के हाथों में हुआ करता था, क्योंकि मैंने पहले भी जैसे कई बार आपको बताया है कि तब 1 मिनट का इनकमिंग या आउटगोइंग दोनों रेट फिक्स थे, करीब 25 रुपये पर मिनट, चाहे आप कॉल रिसीव कीजिए चाहे आप कॉल कीजिए। तो मोबाइल इतना था नहीं। सीसीटीवी फुटेज का उस वक्त चलन नहीं था। सीसीटीवी फुटेज इतनी ज़्यादा लोगों को उसकी जानकारी नहीं थी, लोग अवेयर नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें वो चीज़ें नहीं थी जो पुलिस को एक केस में आजकल जो सहूलियत देती है कि आप उस केस को सुलझा सकें। अब एक कंपार्टमेंट, उसके अंदर एक लड़के की लाश, खून कंपार्टमेंट के अंदर, चाकू से मारा गया, लेकिन हथियार भी वहाँ पे नहीं मिला, आसपास रेलवे ट्रैक पे भी नहीं मिला, और ये भी पता नहीं चला कि ये कत्ल हुआ कहाँ है, क्योंकि ट्रेन दिल्ली से चली, हापुड़ जानी थी, गाज़ियाबाद में लाश मिली। कोई ऐसा चश्मदीद भी नहीं मिला जो ये बता सके, क्योंकि उस वक्त लोकल ट्रेन बहुत ज़्यादा भरी हुई भी नहीं थी, खाली थी। तो पुलिस ने पहले कोशिश की कि दिल्ली से जो लोग इस कंपार्टमेंट में ट्रैवल किया उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा सके। इसके लिए अब टिकट पे जो रिजर्वेशन होता उसके हिसाब से तो कोई नाम पैसेंजर का था नहीं, तो अब कैसे पता किया जाए कि इस कंपार्टमेंट में कौन कौन लोग चढ़े, क्या थे। तो आमतौर पे लोकल ट्रेन में टाइमिंग के हिसाब से वही लोग चढ़ते हैं, आते जाते हैं ज़्यादातर, जिनका एक रूटीन फिक्स होता है, जो दिल्ली में काम करते हैं, गाज़ियाबाद में काम करते हैं, कहीं और काम करते हैं। पुलिस की टीम ने जहाँ से ये ट्रेन चलती थी दिल्ली से, वहाँ से लेकर हापुड़ के दौरान सादी वर्दी में अब ट्रैवल करना शुरू किया। सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार शर्मा की अगुवाई में उसी कंपार्टमेंट में जिसमें ये लाश मिली थी और उस ट्रेन के अलग अलग बॉगी में जाकर उन्होंने लोगों से पूछताछ करनी शुरू की कि इस तारीख को इस कंपार्टमेंट में कत्ल हुआ, एक लड़के की लाश मिली, क्या कोई उससे जानता है, कौन कौन बॉगी में, क्या उसमें कोई सवार था, किसी ने कातिल को देखा है। कई दिनों की यह मशक्क़त होती है लेकिन कामयाबी नहीं मिलती, कोई ऐसा चश्मदीद सामने नहीं आता जिससे ये पता चल सके कि ये कत्ल किसने किया और कैसे हुआ। वक्त बीतता जाता है, कामयाबी हाथ नहीं लगती। इसी दौरान सत्येंद्र कुमार शर्मा जो एसआई थे उनको एक चीज़ याद आती है। लाश की जेब से एक पर्ची मिली थी, जैसे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होती है, और उस पर्ची के पीछे 3-4 लाइनें लिखी गई थी। लाइनें अलग अलग थी लेकिन नाम एक था। उसमें एक नाम आता है पूनम, पर्ची के पीछे हाथ से लिखा हुआ था पूनम आई लव यू, पूनम आई कांट लिव विदाउट यू, और इस तरह की 2-3 लाइनें और थी। इन लाइनों को पढ़ने के बाद ये समझ में आती है कि ये किसी पूनम नाम की लड़की से प्यार करता था और बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन ये लड़की कौन है ये मालूम नहीं। तो इस एक पर्ची के सहारे जिसमें पूनम आई लव यू लिखा हुआ था, अब पुलिस की तफ्तीश का रुख थोड़ा सा मुड़ता है, क्योंकि चश्मदीद कोई मिला नहीं, कातिल का कोई सुराग नहीं, कत्ल की वजह नहीं। घर वालों से बातचीत की गई है तो घर वालों ने भी बताया संदीप के कि कोई ऐसी उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा कभी हुआ नहीं। उन्हें खुद हैरत है कि संदीप का कत्ल कोई क्यों करेगा। तो अब पुलिस ने उस पर्ची के सहारे केस को आगे बढ़ाने का फैसला किया। माँ बाप से संदीप के पूछा गया, दोस्तों से पूछा गया, पड़ोसियों से पूछा गया कि क्या संदीप किसी पूनम नाम की लड़की को जानता है। सभी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जितनी हमारी जानकारी है पूनम नाम की किसी लड़की के बारे में उन्हें कोई पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। अब पुलिस के लिए बड़ी अजीब उलझन। फिर पुलिस ने सोचा हो सकता है जिस ट्रेन में ये ट्रैवल करता था, क्योंकि लगातार वो इसी शटल में आना जाना था उसका दिल्ली गाज़ियाबाद, तो हो सकता है ट्रेन में कोई लड़की मुलाकात हुई हो उससे और वहीं दोस्ती हुई, वहीं प्यार हुआ। फिर पुलिस ने एक तरीका सोचा। सत्येंद्र कुमार अपनी टीम और ख़ासतौर पर इन्होंने एक महिला सब इंस्पेक्टर को अपने साथ लिया। उस महिला सब इंस्पेक्टर का नाम था कंचन शर्मा। एसआई वो भी थी, एसआई सत्येंद्र कुमार शर्मा भी थे। इन दोनों ने ये प्लान किया कि ये दिल्ली से दोबारा उसी ट्रेन में ट्रैवल करेंगे और हर बॉगी में घूमेंगे और उस पूनम नाम की लड़की को तलाश करेंगे। अब यहाँ दिक्कत ये कि पूनम का नाम तो है सिर्फ, लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं है आपके पास, ना उसका कोई पता है, ना उसका कोई सुराग है। तो फिर इस एक नाम के सहारे एक जिंदा लड़की को आप कैसे तलाश करेंगे। और पूनम नाम की लड़की एक नहीं बल्कि सैकड़ों होंगी, हज़ारों होंगी। तो उन हज़ारों में से उस पूनम को कैसे ढूंढा जाए जिस पूनम का नाम संदीप के जेब से मिली पर्ची पर लिखा हुआ है और जिससे संदीप प्यार करता है। काम मुश्किल था, लेकिन सत्येंद्र कुमार शर्मा और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा हम तलाश करेंगे। इसके बाद ये सिविल ड्रेस आमतौर पे जैसे, और चूँकि एसआई दोनों नए नए कम उम्र, तो एक लड़का लड़की के भेस में दोनों ट्रेन में ट्रैवल करते।
डेली। अच्छा, डिपार्टमेंट में क्या रखा था कि इस केस को आपको सुलझाना है। बस यूं ही ट्रेन में चलते और कभी कभी कुछ लड़कियों के ऊपर जब नज़र पड़ती तो पीछे से अचानक सत्येंद्र कुमार शर्मा आवाज़ देते थे, पूनम, और इंतज़ार करते कि कोई लड़की पलटेगी। इसलिए कि आमतौर पर अपना नाम सुनने के बाद कई बार लोग पलटते हैं कि शायद कोई जानकार है, कोई अपना है जिसने पहचाना हो या कोई मिलने वाला हो। तो अगर मान लीजिए कि मैं गुजर रहा हूँ और मेरी पीठ के पीछे से मुझे कोई शख्स बुलाएगा तो वो नेचुरल है कि मैं एक बार पलट के देखूंगा कि कौन है जो मुझे आवाज़ दे रहा है। यही जो इंसानी फितरत है, इसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की एसआई सत्येंद्र कुमार शर्मा ने कि इस ज़रिए से हो सकता है उस ट्रेन में पूनम नाम की लड़की मिले। ये तरीका काम भी कर गया। जब वो ट्रेन में चलते और कई बार कई लड़कियों को देखते तो अचानक आवाज़ दे देते ज़ोर से, पूनम। वो पलटती तो ठीक, नहीं पलटती तो कोई बात नहीं। पर ऐसी कई लड़कियां पलटी। जब पलटी तो फिर वो गए उसके पास, उन्होंने कहा आपका नाम पूनम है? उसने बताया हाँ। आप कहाँ रहती हैं? उसके बारे में पूरी डिटेल ली। बल्कि कुछ लड़कियों को तो थाने ले आए कि पूनम है। उसके बाद उसको पूरे केस के बारे में बताया, कहा कि तुम संदीप नाम के लड़के को जानती हो। कई बार उन्हें शक भी हुआ, घंटों थाने में बिठाया, लेकिन फिर लगा कि ये जो पूनम है इसका शायद इस केस से कोई लेना देना नहीं, उसे वापस छोड़ दिया। करीब करीब 1 महीना दोनों पुलिस वाले ट्रेन में ट्रैवल करते रहे, हापुड़ तक जाने वाली इस लोकल ट्रेन में जिसमें संदीप की लाश मिली थी। बट अब तक नाकामी हाथ लगी। जब महीना पूरा होने को था फिर ये उसी तरह से ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। इन्होंने देखा कि 3-4 लड़कियां बॉगी में हैं, आपस में बात कर रही हैं। अचानक जो कंचन शर्मा सब इंस्पेक्टर थी, वो लड़की की तरफ देख कर जो चारों थी ज़ोर से आवाज़ लगाती हैं, पूनम। उनमें से एक लड़की पलटती है। जब वो पलटती है तो ये करीब जाते हैं, उससे कुछ वैसे ही सरसरी पूछताछ करते हैं, फिर कहते हैं ज़रा हमारे साथ आओ, और उसको लेकर पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। पुलिस स्टेशन लाने के बाद जब उससे पूछताछ होती है तो लड़की पलट जाती है। लड़की कहती है कि मेरा नाम पूनम नहीं है, बल्कि मेरा नाम छोटी है। अब उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा नाम छोटी है तो तुम पलटी क्यों? तो उसने कहा यूं ही अचानक मुझे लगा कि शायद कोई और किसी को आवाज़ दे रहा, आप मुझे आवाज़ नहीं दे रहे हैं, और इसलिए मैं पलटी। इसके बाद बहुत सारी बातें हुई, लेकिन वो आखिर तक यही कहती रही कि उसका नाम पूनम नहीं है बल्कि उसका नाम छोटी है, और संदीप नाम के किसी लड़की को वो जानते भी नहीं है, लड़के को। कई घंटे की पूछताछ के बाद सत्येंद्र कुमार शर्मा और कंचन शर्मा को लगा कि शायद ये लड़की सही कह रही है, और उन्होंने उससे घर जाने दे दिया। अब वो लड़की घर चली गई। इसके बाद जो संदीप के पिता थे, पुलिस की टीम एक बार फिर उनके घर पहुंचती है पूछताछ करने की, शायद वहां से कोई सुराग मिल जाए, क्योंकि पूनम तो मिल नहीं रही है। तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ मेरे बेटे के कातिल के बारे में। तो वो अपनी रिपोर्ट बताने लगते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम एक पूनम नाम की लड़की को ढूंढ रहे हैं। एक पूनम मिली भी थी, लेकिन उसने कहा कि उसका नाम पूनम नहीं है बल्कि छोटी है। तो ये नाम सुनकर संदीप के पिता चौंक जाते हैं, पूछते हैं वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा हमने उसको पूछताछ के बाद छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा आपने उसको क्यों छोड़ा? तो बोला क्यों, आप जानते हैं? तो आपने बताया क्यों नहीं? बोला कि आप सिर्फ पूनम नाम पूछ रहे थे, आपने छोटी नाम नहीं लिया था। तो बोला हाँ, वो संदीप की दोस्त थी। अब यहाँ पे पुलिस टीम हैरान होती है, क्योंकि पता वता सब नोट कर लिया था पूछताछ के दौरान, जितने भी पूनम को बुलाया गया था। अब उस पते पे पुलिस पहुँचती है, और ये पता वहीं था जहाँ छोटी रहती थी। पुलिस उसे उठाती है, पूछताछ करती है, फिर उसके बाद सारी कहानी सामने आती है। पता चलता है कि छोटी पहले गाज़ियाबाद में रहा करती थी, जहाँ पे संदीप रहता था, और एक ही मोहल्ले में रहती थी। और एक ही मोहल्ले में रहने के दौरान दोनों में दोस्ती हो गई, और उस वक्त उसका नाम वाकई पूनम था। इस दौरान में कहानी एक नई करवट ये लेती है कि तब पूनम का एक बॉयफ्रेंड और हुआ करता था, जिसका नाम था ओमवीर। ओमवीर एक बैड कैरेक्टर, क्रिमिनल टाइप का था, और किसी केस में तिहाड़ जेल में बंद था। जब वो तिहाड़ जेल गया तो उसके पीछे में छोटी संदीप के करीब आई, और संदीप उससे प्यार कर बैठा। अब इन दोनों के रिश्ते परवान चढ़ रहे थे। उधर ओमवीर तिहाड़ में था। ओमवीर के दोस्तों के ज़रिए जो बाहर में थे, उसी मोहल्ले में थे, ये बात उस तक पहुंचती है कि आजकल छोटी जो है उसका संदीप के साथ इश्क चल रहा है, दोनों साथ साथ घूमते हैं फिरते हैं। ये बात ओमवीर को पसंद नहीं आई, और ओमवीर ने उसे धमकाया। इस धमकी के बाद छोटी ने ये किया, और छोटी के घर वालों ने, कि उन्होंने संदीप का मोहल्ला छोड़ दिया और एक वो नए इलाके में जाकर बस गए। और संदीप पीछा ना करे या संदीप उस तक ना पहुँचे, इसलिए वहाँ जाकर उसने अपना नाम, जो नए पड़ोसी और तमाम लोग थे, उनको पूनम की जगह छोटी बताया, और वो छोटी के नाम से ही रहने लगी। इस दौरान में
तिहाड़ में बंद ओमवीर को फिर भी डाउट हुआ कि अभी भी इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है, कोई संबंध है और संदीप को सबक सिखाना है। तो ओमवीर के कहने पर ही, ओमवीर के इशारे पर ही उसके दोस्तों ने सन 2000 में चलती ट्रेन में, क्योंकि उन्हें मालूम था कि संदीप कब कहाँ किधर से गुजरता, उन्होंने रैकी की थी, चाकू से उसका कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद वो भाग गए। जब छोटी से ये सारी कहानी समझ में आई, इसके बाद पुलिस ने फिर ओमवीर, उसका दोस्त सुनील, प्रदीप, 4 लड़के थे, इन लोगों से पूछताछ की और पता चला कि कत्ल में इन्हीं लोगों का हाथ था। हालांकि इस कत्ल को लेकर छोटी का कोई रोल नहीं था, लेकिन एक इश्क और दूसरा आशिक, उन दोनों की वजह से ये कत्ल हुआ और फिर वो पकड़े गए। ये कहानी आज भी सत्येंद्र कुमार शर्मा और जो एसआई दूसरी कंचन शर्मा है उनको इसलिए याद है क्योंकि इस केस को सुलझाने के लिए पहली बार उन्हें लड़कों का भेष बनाना पड़ा, पहली बार उन्हें लोकल ट्रेन में करीब महीने तक यूं ही भटकना पड़ा। और सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात ये कि जिस लड़की को वो देखते एक बार पूनम नाम से आवाज़ ज़रूर लगाते हैं कि क्या पता यही वो पूनम है जो संदीप के जेब से निकली हुई पर्ची में जिसके नाम के आगे लिखा हुआ था पूनम आई लव यू। तो ऐसी न जाने कितनी लड़कियां पलटी, उसमें न जाने कितनी सच में पूनम थी, लेकिन उन्हें तलाश थी उस पूनम की जिससे संदीप प्यार करता था। महीना बीत गया था, लेकिन देखिए मेहनत रंग लाई और आखिरकार पुलिस इस केस को सुलझाने में कामयाब रही।